कलकत्ता एक्सप्रेस जबलपुर में रुकी एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप, ट्रेन में टहलने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की, बस बस यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे तैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वो लड़की जिसका नाम राधा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी। वो मन ही मन एक उत्सव मना रही थी, उत्सव आज़ादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। राधा, मैं मुक्त हो गई मैं उस नर्क से। राधा एक गरीब परिवार की रहने वाली लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल को किसी सुरंग बनाने का। राधा की माँ बीमार भी रहा करती थी, इसलिए उसके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब राधा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, राधा माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। और माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही राधा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी। पैसे, हालांकि उसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा। राधा 15 साल की हो गई और जैसे कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। राधा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब वो सारा सारा दिन घर पर ही रहती थी। राधा, ये दवा पी ले, दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी। यशोदा, दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी यशोदा राधा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती। और इसी क्रम में एक दिन राधा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में राधा की बुआ राधा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेके आई थी। यशोदा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी राधा की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे यशोदा, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है राधा की फ़ोटो। राधा उन्हें बहुत पसंद है। यशोदा, और लेन देन? बुआ, फिर वही बात, कहाँ नहीं, अभी को वो लोग बहुत अच्छे हैं घर के, उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में राधा को विदा कर दो। अब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चाहे हो दुखी सुख। और तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिल जाए तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक राधा की शादी की बात का यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। यशोदा, बेटी, हम दोनों के जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, इतनी खुशियाँ मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ के ढेर सारे आशीर्वाद लेकर राधा अपने पति मोहन के घर श्यामपुर गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। मोहन की माँ शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी।
जैसे ही राधा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ राधा से कह दिया, शीला, राधा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी वो आँख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर राधा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलेन की तरह लगने लगी। शादी के पहले जब शीला देवी राधा को देखने उसके घर आई थी तो राधा ने उसके पैर छुए और शीला, अरे तुम मेरे पाँव छुओगी नहीं बेटी, देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो। बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। राधा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहती हूँ, अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। राधा, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। शीला, और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए, इसे तुम रख लो। शादी विवाह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। यशोदा की तरह राधा को भी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे बड़े अमीर घर में हो रही थी। लेकिन राधा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसी किस्मत ने अपने नखुले नाखून और निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने राधा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। राधा, ये क्या कह रही हो आप? मैं कोई देहाती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप, जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं। शीला, राधा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अरे राधा, अजीब जिद्दी हैं आप, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हो? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। राधा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने एक जोरदार चाटा राधा के गाल पर मारा। शीला, सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा, और उस प्यादे के कारण ही मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़कियों से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़कियों के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी उस नरक से निकलने की कोशिश की, शीला, राजवंश, सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की। इसे भी वही सज़ा दो जो अब तक हमने गद्दारी करने वालों को दी है। शीला के ऑर्डर पर उस लड़कियों के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था जो भागने की कोशिश करती थी, और डूबने से उनकी मौत हो जाती थी। शीला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से कई लड़कियों को ठकाने लगाया। राधा उसके लिए नया शिकार थी, उसका भी शोषण शुरू हो गया था। पत्नी के रूप में ये आई राधा पंचाली बन गई थी।
वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। और एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई। वो वहाँ से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक राधा के कमरे में गया। ग्राहक, अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो राधा कहाँ है? शीला, राधा अपने कमरे में है। और कहाँ? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर शीला देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर राधा के कमरे में आई तो वो नदारद थी। शीला, अरे मूर्ख खोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो राधा भाग गई। गुंडा, राधा भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर शीला देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुम्हें ऊपर भेज दूंगी। राधा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन राधा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। राधा पूरे 3 साल तक राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाई। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब शीला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा। शीला, अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कहीं राधा पुलिस को उसका राज न बता दे। लेकिन उधर राधा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही योजना बना ली थी। उसने वहाँ से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। एक रोज जब शीला देवी के कहने पर उसका रसोइया खाना बनाने गया तो उसने गैस जलाया तो जोरदार ब्लास्ट हुआ, बम फूटा और शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।